गुड इवनिंग बच्चों, शुभ संध्या। वेलकम टू माय चैनल रेनू बाला। तुम लोगों ने सुना होगा ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसलिए नौका को यदि पार करना है लहरों के उस पार, तो क्या करना होगा? सामना तो करना ही होगा, ठीक है ना? तो मेहनत करते रहिए, परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। ठीक, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक क्या है? उपपद विभक्ति। ये संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, अंग है, भाग है। ठीक है, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। वाक्य लिखना तो संभव है ही नहीं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोगों ने कारक पढ़ा था ना, एक बार मैं आपको कारक याद दिलाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, विभक्ति लिखा है इधर, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, और इस तरफ कारक लिखा है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक, क्रिया का चिन्ह, चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ऐसा हिंदी में हमारा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब संस्कृत में आज हमें क्या पढ़ना है? उपपद विभक्ति। ये विभक्ति तो हमारा वैसे ही रहता है। तुम बालक शब्द रूप पढ़ते हो ना, लता शब्द रूप पढ़ते हो ना, तो उसमें विभक्ति देखे होगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उपपद विभक्ति, उसमें हम लोग संबोधन का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हमारी विभक्तियां वही रहेंगी। ठीक है, अब उपपद क्या होता है बच्चा संस्कृत में? जैसे देखो, कोई भी अगर साधारण सा वाक्य है हमारे पास कि बालक गेंद से खेलता है। ठीक है, बालक क्या शब्द है? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बालक गेंद से खेलता है। समझ गए? अब जैसे तुम हिंदी में भी अगर देखना चाहोगे, समझना चाहोगे, चुनना चाहोगे कि इसमें कारक कौन सा है, तो बालक में तो कर्ता कारक है हमारा, कार्य करने वाला तो यही है। गेंद से क्या होगा? तृतीया विभक्ति, ये करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, काम करने का जो माध्यम है, तो खेलने का माध्यम गेंद है, तो यहाँ पे क्या होगा? तृतीया क्या है? करण, करण कारक होगा। और खेलता है क्रिया है, ये क्रिया। ठीक ना? तो अब यहाँ पे बालक संस्कृत में लिखते हैं बालकः, बालकः। प्रथमा विभक्ति में दो डॉट लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? विसर्ग हम लोग कहते हैं। इस दो डॉट को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बालकः, एक ही बच्चा है इसलिए बालकः ही लिखेंगे, बालकः। अब गेंद से, करण कारक में तो क्या होगा? कंदुकेन, कंदुकेन क्रीडति। ठीक है, या खेलती। समझे? ये हमारा साधारण सामान्यतः एक वाक्य है संस्कृत में कि बालकः कंदुकेन क्रीडति या खेलती। समझ गए? ऐसा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये एक सामान्य वाक्य है बच्चा, इसमें सामान्य शब्द भी है, लेकिन उपपद विभक्ति में हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी विशेष शब्द के साथ, विशेष शब्द के साथ, याद रखना, विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं,
तो उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद की परिभाषा तो ऐसे नहीं आती है, लेकिन हम लोग कुछ खास खास शब्दों के साथ ही खास खास विभक्तियों का प्रयोग हम लोग करेंगे। आप देखोगे, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे, उसको हम लोग कहते हैं उपपद विभक्ति। जैसे देखो, हमारा कर्ता कारक का प्रयोग तो प्रथमा विभक्ति में होता ही है। हम लोग यहाँ पे द्वितीया से पढ़ेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्ता कारक का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में होता है। द्वितीय विभक्ति में देखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं, ठीक, और उसके साथ विभक्ति का प्रयोग हम लोग देखेंगे। एक मिनट, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किन शब्दों के साथ करते हैं। मैंने अभी चर्चा की थी कि विशेष शब्दों के साथ विशेष विभक्ति का प्रयोग जब होता है तो उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो वो विशेष शब्द कौन कौन से हैं देख लेते हैं। है तो ऐसे बहुत सारे, मैंने कुछ ही यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। अभितः दोनों ओर, परितः सब ओर, विना बिना, उसके बिना बगैर, धिक धिक्कार, प्रति ओर। समय और निक्सा दोनों का अर्थ होता है पास में। अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस मैं हिंदी और संस्कृत दोनों को मिलाकर बताऊंगी ताकि आप समझ पाए, और प्रश्न कैसे आते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहिए। देखते हैं, पहला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे वृक्ष हैं मतलब ये बहुवचन में है, एक वचन में नहीं है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्या? वृक्ष, ठीक। नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब जिसके दोनों ओर, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिसके दोनों ओर, तो नगर के दोनों ओर द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब दोनों ओर का क्या होता है बच्चा? अभितः होता है। आराम से यहाँ पे अभितः लिख दो। हो गया, दोनों ओर का संस्कृत हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर सिर्फ हमको उपपद विभक्ति वाला जो नियम बताई हूँ ना, यहाँ पर फिट करना है कि जिसके दोनों ओर, उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो नगर का द्वितीय विभक्ति क्या होता है? नगरम, नगरे, नगरानी, नगरम, नगरे, नगरा। तो नगरम, न ग र म, नगरम। अभितः, ये बहुवचन में है तो क्या होगा? वृक्ष, वृक्ष, वृक्षा, ऐसा। वृक्षा सन्ति, अस्ति तो नहीं होगा, वो एक वचन का क्रिया है, और ये है हमारा बहुवचन का क्रिया। तो सेंटेंस हमारा क्या है बच्चा? कि नगरम अभितः, इसको और सुंदर से लिख देती हूँ, मैं बताने के क्रम में ऐसा लिखी थी। अभितः, अभितः जिसका मतलब क्या होता है बच्चा? दोनों ओर होता है। तो दोनों ओर का भी हमको मिल गया, और नगरम में द्वितीय विभक्ति भी लग गया। नगरम अभितः वृक्षा सन्ति, ठीक है। इसी तरह परितः, चारों ओर, सब ओर, ऐसा है। तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस दूसरा और भी ले लेते हैं कि विद्यालय के सब ओर, चारों ओर, या नदी के सब ओर वृक्ष हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। विद्यालय के चारों ओर क्या है बच्चा? वृक्ष है।
हिंदी से जब समझोगे ना तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। विद्यालय के क्या है, सब ओर, सब ओर ही लिख दो। चारों ओर भी होता है, विद्यालय के सब ओर मतलब सब तरफ, सब ओर, चारों ओर भी लिख सकते हो, सब तरफ भी लिख सकते हो। विद्यालय के सब ओर क्या है, वृक्ष है, लिख दो, वृक्ष है। देखो कितना अच्छा है यहाँ पे सीखने के लिए कि वृक्ष है मतलब बहुवचन है, तो फिर हम वही लिखेंगे कि वृक्षा सन्ति। विद्यालय के, तो जिसके चारों ओर सब ओर वृक्ष हैं उसमें द्वितीया विभक्ति हमको लगाना है। तो विद्यालयम, जैसे नगरम है वैसे विद्या क्या होगा, लयम, विद्यालयम। क्या है बच्चा, ये परितः है। इसका भी मैं रूल बताऊंगी कि कहाँ पे आपको म और हलंत लिखना है और कहाँ पे अनुस्वार लगाना है। ठीक है, विद्यालय जैसे हिंदी में लिखती हूँ, लिख के ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो इसका मतलब भी म और हलंत ही होता है। लेकिन कहाँ पे लिखते हैं, जब बगल में हमारा व्यंजन होता है। विद्यालय सब ओर का क्या होता है, परितः, ये शब्द होते हैं परितः, तो यहाँ पे हम लोग परितः लगाएंगे, परितः। समझे? अब क्या है, वृक्षा लगा दिए, बहुवचन में संति, अस्ति नहीं, संति। अस्ति क्या है, वो एक वचन का है, और संति हमारा क्या है बच्चा, ये बहुवचन का क्रिया है। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, ऐसा होगा। समझे? कठिन है? कठिन नहीं है, बस ध्यान देने की बात है। ठीक है, इसमें द्वितीय विभक्ति का है तो क्या करना है, ऐसा हमको लिखना है। देखो इस, ये क्या था, ये व्यंजन है ना, प व्यंजन है और अ हमारा स्वर है, तो यहाँ पे म और हलंत होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, म और हलंत होगा। ठीक है ना, ये भी बच्चे गलती करते हैं और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये व्यंजन है, इसलिए म हलंत ऐसे नहीं लिख के ऊपर एक डॉट लगा दिया गया। जो पढ़ने में तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे नगरम पढ़ रहे हैं उसी प्रकार हम लोग विद्यालयम भी पढ़ेंगे। अब आगे वाले शब्द को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चा, देख लेते हैं। बिना है, ठीक, बिना, बिना का मतलब क्या होता है, बिना मतलब बगैर, उस चीज का अभाव। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। पुस्तकम बिना विद्या न भवति। समझे? पुस्तक के बिना विद्या नहीं होता है। ऐसे ही है, संस्कृत बहुत आसान है, उसको लिखना भी आसान है। क्यों? संस्कृत लिपि तो हमारा दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि क्या है बच्चा, हाँ बताओ, देवनागरी। दोनों की लिपि क्या है, देवनागरी, देवनागरी है। ठीक, तो देवनागरी का चिन्ह क्या है, यही सब तो है। प्र लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, अ लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। तो संस्कृत लिखना आसान है, केवल हलंत और विसर्ग आपको लगाना होगा और ध्यान देना होगा कि कहाँ पर हलंत लगता है और कहाँ पर विसर्ग हमारा लगता है। ठीक, मेन है, क्या है बच्चा मेन जानते हो, मुख्य रूप हमें शब्द रूप याद कर लेना चाहिए। पुल्लिंग आकारांत, स्त्रीलिंग आकारांत जैसे लता वगैरह है, और नपुंसक लिंग पुस्तक है, फल है। ठीक, तो एक एक तो याद करके रखना ही हमको चाहिए।
तो अब हम लोग बिना का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि बिना का भी द्वितीय विभक्ति में हम लोग प्रयोग करते हैं। पुस्तक के बिना विद्या नहीं होती है। पुस्तक के बिना विद्यार्थी नहीं होता। ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है ना। एक मिनट बच्चा। ज्ञान लिखो, सबसे अच्छा। पुस्तक के बिना ज्ञान नहीं होता है। ठीक, पुस्तक के बिना ज्ञान नहीं होता है। अब देखो, बिना के साथ सबसे मजेदार बात तुम्हें क्या है पता है? बिना के साथ सबसे मजेदार बात यही है बच्चा कि जहां भी बिना आए ना, वहां द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का बिंदास प्रयोग करो। और यदि गलती से भी तीनों विभक्ति में से एक भी विभक्ति तुम्हारा वहां लग गया तो तुम्हें 1 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। जैसे मैं अभी तुमको मैं बता देती हूँ। ठीक, पुस्तक के बिना, अब जिसके बिना ज्ञान नहीं होता है ना, तो पुस्तक के बिना इसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो जैसे नगरम लिखे थे, ये भी नपुंसक लेंगे, पुस्तकम लिख देंगे। पुस्तकम, यहाँ पे ना हम लोग लिख सकते हैं ऐसे पुस्तकम, बिना म और हलंत लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ छोटी ई की मात्रा स्वर आ गया है तो लगा सकते हैं। पुस्तकम बिना, ठीक है, हो गया, क्योंकि ये बिना का तो यही दिया हुआ है। पुस्तकम बिना क्या नहीं होता? ज्ञानम न भवति। ठीक है, पुस्तकम बिना ज्ञानम न भवति, पुस्तक के बिना ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने बोला ना कि बिना ही एक ऐसा शब्द है, बिना ही एक ऐसा शब्द है बच्चा जिसमें द्वितीय लगाओ सही है, ठीक है, तृतीय लगाओ सही है, पंचमी लगाओ सही है। समझे? ऐसा है, मतलब तीनों विभक्ति का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो पहले हो गया कि पुस्तकम बिना ज्ञानम न भवति। अब क्या करना है बच्चा? अब देखना है हमको कि तृतीय लगा के देख लो। हाँ, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तके न, जैसे बालक का तृतीय होता है, यहाँ पुस्तक का भी होगा, नपुंसक लिंग है। ठीक है, तृतीय से बालक जैसा, तो पुस्तकेन, पुस्तकेन। मैंने बोला कि गलती से तुम पंचमी भी लगा दो। बालक का पंचमी क्या होता है? पुस्तकात, पुस्तकात विना विद्या न भवति। समझ गया? मतलब पुस्तकम भी लिखेंगे, पुस्तकेन भी लिखेंगे या पुस्तकात, तीनों में से कुछ भी लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चा? सही हो जाएगा। समझ गए? अच्छी बात है ना, बिना के साथ बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग
और उसके आगे आगे देखते हैं कि क्या है। उसके आगे क्या है बच्चा? धिक है, धिक्कार। धिक्कार किसको कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति कुछ गलत वैसा करता है जो बर्दाश्त करने की योग्य नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे बोलते हैं तुमको धिक्कार है, छी तुमने ऐसा काम किया, धिक्कार है तुमको, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर भी हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब धिक्कार से जो शब्द हम लोग बनाएंगे, धिक, धिक्कार, यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन ये आता है। धिक जैसे वैसे, जिसको भी है, दुष्ट को है तो दुष्टम, धिक दुष्टम, धिक दुर्जनम, ऐसा हम लोग लिखेंगे। दिखाई दे रहा है बच्चा? धिक दुर्जन, बस इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए सिर्फ म और हलंत लगा दो, हो गया। अब यहाँ पे क्या है? प्रति। प्रति मतलब और होता है, ठीक है। तो जब प्रति का देखते हैं और होता है, क्या है इसका? वह नगर की ओर, नगर, वह नगर की, वह नगर की ओर जाता है, वह नगर की ओर जाता है। बच्चा एक ही बच्चा है, ठीक है। संस्कृत में वह का क्या होता है? सह। बिंदास लिखिए, डरने की जरूरत नहीं है कि संस्कृत, अरे संस्कृत है तो क्या है, बहुत अच्छी बात है। हिंदी की माता है संस्कृत, ठीक है। अगर हिंदी को बहुत अच्छे से समझना है तो संस्कृत को भी समझना पड़ता है। तो वह का सह हो गया। और नगर की ओर, तो जिसके दोनों ओर, उसमें क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति नगर की ओर, तो क्या लिखेंगे? नगरम। प्रति, की ओर का प्रति होता है, और जाता है का क्या होता है? गच्छति। ये तो सारे बच्चे जानते हैं। सह नगरम प्रति गच्छति, समझ गए? ऐसा बस लिख देना है। और एक है बच्चा समय और निक्सा। समय और निक्सा का क्या अर्थ है? पास में। तो लिखो विद्यालय के पास क्या है? बगीचा है, लिख सकते हो। इसका भी पहला एक वाक्य बना रही हूँ। प्रति से एक हुआ, धिक से भी दो मैंने बता दिया तुम लोगों को। आप बस अभ्यास करते रहिए, ठीक है ना, और लगे रहिए। चलिए एक अंतिम हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। समयानिक्सा मतलब पास में। तो लिखेंगे कि विद्यालय के पास, विद्यालय के पास क्या है बच्चा? वाटिका है। वाटिका मतलब उद्यान, बगीचा, वाटिका है। विद्यालय के पास वाटिका है। अब देखो, जिसके पास, उसमें कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। विद्यालयम लिख दो, विद्यालयम। के पास का क्या है? समय और निक्सा। तुम कुछ भी दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हो। तो हम लोग समय ले लेते हैं, विद्यालयम समया, समया, यहाँ तक का हमारा हो गया। अब वाटिका है तो वाटिका लिख दो, वाटिका। संस्कृत में भी वाटिका होता है, बल्कि संस्कृत से ही ये शब्द हिंदी में आया है। विद्यालयम समया वाटिका एक ही है, तो क्या लिखेंगे? अस्ति।
समझे? धन्यवाद बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत का फल अवश्य मिलता है।